माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द पावर हाउस द सेल, राइट। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहने की वजह क्या है? आप सभी जानते हैं कि ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है और यूकैरियोटिक सेल में ही ये पाई जाती है। और यहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट मेटाबॉलिज्म होता है, यानी ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है एटीपी की सिंथेसिस में। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम लोग नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मली तो किसी सेल में आपको एटलीस्ट वन माइटोकॉन्ड्रिया तो मिलेगी ही। ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया तो पक्का है कि मिल जाएगी, लेकिन ये नंबर जो है ज़्यादा भी हो सकता है ऐसी सेल्स में जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होती है। ठीक है, नंबर इंक्रीज कर सकता है इन सम सेल्स, जैसे कि आप हार्ट सेल की बात करें। ठीक है, इसके अलावा मसल सेल्स, जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं, जहाँ पे एनर्जी डिमांड ज़्यादा है। वहीं अगर शेप की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है, ठीक है, तो अगर आप शेप की बात करें तो ये भी वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेल। ये सिलेंड्रिकल शेप हो सकता है, राइट। ये सॉसेज शेप हो सकता है, इवन स्पाइरल शेप हो सकता है जैसे कि स्पर्म में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी साइज़ की बात करते हैं कि साइज़ क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो अगर आप टिपिकली देखें माइटोकॉन्ड्रिया की साइज़, जो एवरेज साइज़ है ना, शेप हो गया, नंबर हो गया, साइज़। अगर एवरेज साइज़ की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये जाती है 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर, डायामीटर। ठीक है, और जो एवरेज लेंथ की बात करें तो लेंथ जो इसकी एवरेज आती है वो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर। ये डेटा एक्चुअली मैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो दे रहा हूँ आपको, ये एनसीईआरटी का है ना। अब स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चर से पहले एक बात और कह दें कि इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। पहला कि डबल मेम्ब्रेनस सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। अब सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल क्यों कहते हैं इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक पॉइंट बता देता हूँ क्यों इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। एक तो इसके पास अपना ओन डीएनए होता है, खुद का डीएनए। ठीक है, और ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर मतलब ये एक स्टैंड हो गया और ये दूसरा स्टैंड हो गया, तो इस तरह का डीएनए होगा। इसके अलावा इसका अपना राइबोसोम होता है जो 70s टाइप होता है, जैसे कि नॉर्मली प्रोकैरियोट के अंदर मिलेगा। इसके अलावा इसके पास अपना आरएनएस भी होते हैं। अब आरएनए में एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक है, और आरआरएनए तो राइबोसोम के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी और सेल्फ रेप्लिकेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए, इन सब होने के वजह से इसे हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया
डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना, 2 मेम्ब्रेन होती हैं इसमें। मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है जगह जगह से फोल्डेड होती है। इनर मेम्ब्रेन को मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, ब्लू कलर ले लेता हूँ। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये इस जगह से जगह जगह फोल्डेड होती है। ये फोल्डिंग जो होती है सरफेस एरिया इनर साइड में इंक्रीज करती है, और इन फोल्डिंग को हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टी। ठीक है। तो इनर साइड में अगर आप देखिए तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी पर पेपर पिन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग F0 F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं। मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, उम्मीद है कि दिखाई देगा आपको। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा जो अंदर एक डेंस मटेरियल मौजूद होता है, इस डेंस मटेरियल को हम लोग नाम देते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इसे क्या नाम देते हैं हम लोग, यहाँ पे जो होता है दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। राइट नाउ, अभी हमने बात की थी कि इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी होता है। तो यहाँ पे दिखा देते हैं, ये हो गया इसका डीएनए। इसके अलावा राइबोसोम दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो F0 F1 पार्टिकल मैंने यहाँ पे दिखाया है सभी जगह पर होगा। तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है स्मूथ नहीं है, और जगह जगह फोल्डिंग आपको दिख रही है। फोल्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, और इन फोल्डिंग पर आपको F0 F1 पार्टिकल्स मिलते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं वो भी यहीं इनर मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे साइटोक्रोम हो गया, ये सारा ये यहाँ पे मौजूद होता है। ये सारे प्रोटीन्स यहाँ मौजूद होते हैं। अब मैं लेबलिंग एक बार कर देता हूँ। तो ये मेम्ब्रेन हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बीच का स्पेस जो है इसको बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम लोग बोल रहे हैं क्रिस्टी। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। ये जो इस तरह से मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे F0 F1 पार्टिकल। इनकी संख्या जो होती है, अमाउंट या नंबर जो इनका होता है 10⁴ टू 10⁵ तक हो सकता है। इनके और भी कई सारे नाम हैं, जैसे इन्हीं को हम लोग ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। एलिमेंटरी पार्टिकल। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। इसके अलावा ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स। राइट, ये हो गया राइबोसोम 70s टाइप। इसके अलावा यहाँ पे आरएनए वगैरह भी दिखा देते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक सिंपल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। अब फंक्शन पे आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, पहला फंक्शन, इट इज़ अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, पहला फंक्शन हो गया। इसके बाद अगर इसके दूसरे फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी होती है। फोटो रेस्पिरेशन जिसको हम लोग C2 साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, C2 साइकिल इन केस ऑफ C3 प्लांट्स के केस में। ठीक है, इसके अलावा क्रेब्स साइकिल,
ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें भी यहीं चलती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती हैं। इसके अलावा फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जैसे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ये प्रोसेस भी यहाँ पर होती है। अब फंक्शन तो नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली यूकैरियोट्स में पाई जाएगी, कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाएगी, ठीक है, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगी। इसके अलावा ये डिवाइड करेगी बाय बाइनरी फिज़न, ये पॉइंट याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करती है, बाइनरी फिज़न। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, कहाँ पाई जाती है, नंबर क्या है, और किस तरह से डिवाइड करती है। बाइनरी फिज़न मैंने लिखा है, अब एनसीईआरटी में बहुत क्लियर नहीं किया गया है कि फिज़न कौन सा होता है, मल्टीपल फिज़न होता है या बाइनरी फिज़न होता है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल। एक बात और, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में ज़्यादा होगी, प्लांट सेल में कम होगी, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर देखिए तो एनर्जी डिमांड एनिमल्स बॉडी में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट एक ही जगह पर होते हैं। इसके अलावा वहाँ लाइट रिएक्शन भी चलता है, जिसकी वजह से एडिशनल एटीपी बनते हैं, हालांकि वो फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था। अगर ठीक लगेगा तो लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।